लास्ट क्लास में, उसके पहले क्लास में हमने कांस्टेंट पॉइंटर देखा था। कांस्टेंट पॉइंटर का मतलब क्या होता है कि हमने पॉइंटर को कांस्टेंट बनाया है, मतलब द एड्रेस टुवर्ड्स विच इट इज पॉइंटिंग बिकम्स फिक्स्ड, सो वी कैन नॉट चेंज द एड्रेस टुवर्ड्स विच इट इज पॉइंटिंग। तो जो यहाँ पे जैसे पी करके अपन ने कांस्टेंट पॉइंटर बनाया था, इसमें एक एड्रेस गया हुआ था, तो पी के पास एक एड्रेस है। अब हम पी के अंदर जो कंटेंट है उसको चेंज नहीं कर सकते, मतलब पी को कहीं और दूसरा एड्रेस नहीं दे सकते। तो पी इक्वल टू एम्परसेंड बी जब दे रहे थे तो एरर आएगा। तो दिस इज कांस्टेंट पॉइंटर। पॉइंटर टू कांस्टेंट हमने देखा था, दैट वाज कि पॉइंटर जो है जहां पॉइंट कर रहा है उसके कंटेंट को चेंज नहीं कर सकता। सो इट कैन नॉट चेंज और मॉडिफाई द वैल्यू एट एड्रेस। तो पॉइंटर टू कांस्टेंट मतलब द पॉइंटर कैन नॉट चेंज द वैल्यू और मॉडिफाई द वैल्यू एट एड्रेस। जो एड्रेस उसको मिला है उसके अंदर जाके वो चेंजेस नहीं कर सकता, दैट इज पॉइंटर टू कांस्टेंट। अब उसी चीज का जो है कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट पॉइंटर टू कांस्टेंट, वेयर वी use const keyword at the starting of the declaration as well as in between the declaration। तो कहाँ कहाँ पे const keyword यूज हो रहा है? const data type asterisk, उसके बाद const pointer name equal to ampersand variable name। तो इक्वल टू एम्परसेंट वेरिएबल नेम तो देना ही पड़ेगा, बिकॉज इट इज इनिशियलाइजेशन। ये क्योंकि कांस्टेंट बना रहे हैं तो असाइनमेंट जरूरी है, असाइनमेंट के बिना कांस्टेंट नहीं बन सकता। सो दिस इनिशियलाइजेशन हैज टू बी डन। तो यहाँ पे हमने कॉन्स्ट कीवर्ड दो जगह यूज किया है, एक डेटा टाइप से पहले और एक जो है पॉइंटर नेम से पहले। तो इट रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट पॉइंटर टू कांस्टेंट। सो इसमें दोनों प्रॉपर्टीज जो है वो इसमें जो है एग्रीगेट हो जाएगी। तो दोनों प्रॉपर्टीज एग्रीगेट हो गए, इसका मतलब क्या है कि जो एड्रेस इस पॉइंटर को मिलेगा वो एड्रेस चेंज नहीं हो सकता, प्लस ये पॉइंटर यूज करके हम उस एड्रेस के अंदर के वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो वैल्यू एट एड्रेस को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, व्यू कर सकते हैं, मॉडिफाई नहीं कर सकते। और प्लस एक और चीज क्या होगा कि इसके पास जो एड्रेस आया है उसको चेंज नहीं कर सकते। सो दोनों प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगी। सो एग्जांपल में हमने क्या देखा है, कॉन्स्ट इंट एस्ट्रिक्स कॉन्स्ट जेड इक्वल टू एम्परसेंड सी। तो व्हाट हैपेंस हियर इज दैट जेड इज एन constant pointer to constant. Z becomes constant pointer to constant, and towards which it is pointing towards variable c। तो c वेरिएबल जो है, देखिए यहाँ पे c वेरिएबल ऑब्जर्व करेंगे, int c इक्वल टू 30 लिखा है, दैट मीन्स द वैल्यू 30 इज देयर इनसाइड वेरिएबल c। सो पॉइंटर z इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द वेरिएबल c। अब पॉइंटर z के अंदर हम नया एड्रेस नहीं दे सकते, तो z इक्वल टू एम्परसेंड भी नहीं लिख सकते। पॉइंटर z का हेल्प लेके हम c के कंटेंट को चेंज नहीं कर सकते, तो एस्ट्रिक्स z इक्वल टू 100 लिखा है, ये भी नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज द पॉइंटर z टू ओनली व्यू द कंटेंट्स ऑफ c। सिर्फ व्यू कर सकते हैं, मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो व्यू करने के लिए सी आउट करके हम यहाँ पे एस्ट्रिक्स z कर रहे हैं। एस्ट्रिक्स z मतलब वैल्यू एट एड्रेस, एस्ट्रिक्स z मतलब डी रेफरेंस, डी रेफरेंस मतलब वैल्यू एट एड्रेस। वैल्यू एट एड्रेस निकालो, वैल्यू क्या रखा है एड्रेस में, सी का एड्रेस मिला हुआ है z के पास, उसके अंदर वैल्यू का रखा है 30 रखा हुआ है, so that 30 value will be visible here। ठीक। so let us see a very simple example। I will share the screen, let me share the screen here। I will share the coding window। सब लोग जो है I will request everyone to perform the coding along with me। ठीक, सबको कोडिंग विंडो दिख रहा है? यस सर। हाँ, थैंक यू। सो स्टार्ट टाइपिंग विथ मी, जो अभी मैं कर रहा हूँ, हैश इंक्लूड, देख सकते हैं। ठीक, सब लोग कोडिंग विंडो पे काम करना शुरू करें। हैश इंक्लूड iostream डॉट एच, हैश इंक्लूड on io डॉट एच, void main, पीला rcr कर देते हैं to clear the screen, और लास्ट में get ch रहेगा to remain in the output screen। अब यहाँ पे हम कोड लिख रहे हैं, इंटीजर a इक्वल टू से 10, इंटीजर b इक्वल टू 20, इंटीजर। अब हम कांस्टेंट पॉइंटर टू कांस्टेंट बना रहे हैं, तो कॉन्स्ट इंट एस्ट्रिक्स, कॉन्स्ट
p इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए। तो इनिशियली हमने क्या किया, वी हैव असाइंड द एड्रेस ऑफ ए टू पॉइंटर p। तो पॉइंटर p इज नाउ हैविंग द एड्रेस ऑफ ए। सो नाउ पॉइंटर p का हेल्प लेके हम ना तो एड्रेस ऑफ ए के अंदर जाके कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसे एस्ट्रिक्स ऑफ p इक्वल टू 100 अगर करने की कोशिश करें तो दिस विल जनरेट एन एरर बिकॉज इट इज अ पॉइंटर टू कांस्टेंट। देखिए यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर कॉन्स्ट कीवर्ड है दैट मीन्स p इज ए पॉइंटर टू कांस्टेंट। सो पॉइंटर टू कांस्टेंट होने से क्या होगा कि वैल्यू एट एड्रेस आप चेंज नहीं कर सकते। सो दिस स्टेटमेंट विच आई हैव हाइलाइटेड विल जनरेट अ कंपाइलेशन एरर। आप इसको कंपाइल करके देख सकते हैं, इट विल जनरेट एन एरर। देखिए एरर आ गया है, उसमें क्लिक किया है, हाईलाइट हो रहा है, देखिए कैन नॉट मॉडिफाई अ कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, so this error we have already seen when we were seeing about pointer to constant. So this is why, this is the reason is that this is a pointer to constant. तो इसमें एरर आ गया। अब इसको मैं कमेंट बना रहा हूं, एक और स्टेटमेंट लिख रहे हैं हम, p इक्वल टू एम्परसेंड b। p के अंदर एक नया एड्रेस दे रहा हूं मैं, p is having the address of a, now I am trying to change the content of p। p के पास जो एड्रेस है उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस आल्सो इज नॉट अलाउड बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट पॉइंटर। देखिए यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड आ गया है, इट इज ए, जब भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इट मींस इट इज ए कांस्टेंट पॉइंटर। तो कांस्टेंट पॉइंटर का प्रॉपर्टी क्या होता है कि वंस द एड्रेस विच इज असाइंड टू ए कांस्टेंट पॉइंटर कैन नॉट बी चेंज्ड। तो द एड्रेस विच इज बीइंग स्टोर्ड इनसाइड p कैन नॉट बी चेंज्ड। सो p इक्वल टू एम्परसेंड b लिख रहे हैं तो दिस कैन नॉट हैपन, तो ये कंपाइलेशन एरर फेंकेगा। तो लेट अस कंपाइल इट, ऑब्जर्व द कंपाइलेशन एरर। यहाँ पे देखिए हाईलाइट हो रहा है, कैनॉट मॉडिफाई अ कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट, कैनॉट मॉडिफाई अ कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट। से दोनों चीजें नहीं कर पाएंगे हम, तो कर क्या सकते हैं इसको लेके, वी कैन डू ओनली वन थिंग दैट इज व्यू द कंटेंट्स। तो सी आउट करा के हम इसको व्यू कर सकते हैं, एस्ट्रिक्स p इक्वल टू p। सो व्हाट विल हैपन इन एस्ट्रिक्स p कहाँ, मतलब पॉइंटर p जो है, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एक्चुअली फाइंडिंग वैल्यू एट एड्रेस। ठीक है, वैल्यू एट एड्रेस, द वैल्यू प्रेजेंट एट द एड्रेस विच इज पॉइंटेड बाय p। p किसको पॉइंट कर रहा है, a की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो पे a के अंदर वैल्यू क्या रखा हुआ है 10। तो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट विल गिव अस द आउटपुट 10। ठीक है, सो ये a का वैल्यू हमको प्रिंट करके देगा। तो वी कैन व्यू द वैल्यू यूजिंग द पॉइंटर बट वी कैन नॉट मॉडिफाई द वैल्यू विद दैट पर्टिकुलर पॉइंटर बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट पॉइंटर टू कांस्टेंट। हम इसको कंपाइल करेंगे तो कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं है, देखिए एक वार्निंग है, एरर नहीं है। ठीक, तो बी का वैल्यू यूज नहीं हो रहा है बता रहा है, डजेंट मैटर। सो ये वाला स्टेटमेंट को आप अगर रन करके देखेंगे तो इट विल गिव अस द वैल्यू 10। एस्ट्रिक्स p इक्वल टू 10 आपको आउटपुट में मिल रहा है। तो दिस इज द मेन आइडिया बिहाइंड कांस्टेंट पॉइंटर, पॉइंटर टू कांस्टेंट एंड कांस्टेंट पॉइंटर टू कांस्टेंट। ठीक, तो तीनों का जो कंपैरिजन है उसको ध्यान में रखिएगा। ये जो है कई बार इंटरव्यूज में पूछा जाता है, या तो कई बार इसको जो है आपको इंटरव्यूज के प्रिलिमिनरी राउंड्स में आप रिटन टेस्ट में भी कई बार पूछ लेते हैं टू कंफ्यूज यू। सो होपफुली आप लोग को ये समझ में आया होगा। ठीक है, सो दिस इज कांस्टेंट पॉइंटर टू कांस्टेंट। ठीक, सो आई विल जस्ट गो बैक टू द प्रेजेंटेशन स्लाइड। एक ठीक, तो इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, एनी डाउट्स related to whatever we have discussed now? Any doubts? No, sir. Okay, thank you. Next हम लोग जाएंगे दिस पॉइंटर की तरफ। सो दिस पॉइंटर जो है इट इज समथिंग विच एग्जिस्ट ओनली इन सी प्लस प्लस, ये सी में नहीं होता है। अभी तक जो हम देख रहे थे वो सी में भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, क्यों मैंने आपको ये सब बताया, बिकॉज वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस पॉइंटर। तो दिस पॉइंटर इज ए कांस्टेंट पॉइंटर। ठीक है, दिस पॉइंटर इज ए कांस्टेंट पॉइंटर। अब आपको समझ में आ रहा होगा कांस्टेंट पॉइंटर का क्या मतलब होता है, कि कांस्टेंट कीवर्ड देखिए यहाँ पे देखिएगा, कॉन्स्ट कीवर्ड लगा है दिस के पहले। सो दिस जो है इट इज एन इनबिल्ट पॉइंटर विच इज क्रिएटेड बाय द कंपाइलर बाय इट्स ओन। हम इसको क्रिएट नहीं करते हैं, वी डोंट क्रिएट दिस पर्टिकुलर पॉइंटर, इट इज क्रिएटेड बाय द कंपाइलर। तो
दिस पॉइंटर इज क्रिएटेड बाय द कंपाइलर ऑटोमेटिकली, वी डोंट क्रिएट इट। अब उसका उसका खासियत क्या है, दिस पॉइंटर का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले याद रखना, इट इज ए कांस्टेंट पॉइंटर, मतलब एक बार जो एड्रेस इसको मिल गया वो चेंज नहीं हो सकता। एक बार जो इसको एड्रेस मिल गया वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसको क्या मिलता है इसको हम लोग अब भी देखेंगे, कहाँ का एड्रेस मिलता है, क्यों मिलता है, उसको भी ऑब्जर्व करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड इज दैट दिस पॉइंटर इज ए कांस्टेंट पॉइंटर। ठीक है, एंड इट इज मेड इम्प्लिसिटली अवेलेबल, इट इज मेड इम्प्लिसिटली अवेलेबल बाय द कंपाइलर। ठीक, जो मैं पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हूँ आप लोग नोट करते जाएं, ये स्लाइड को मैं रखा हूँ so that you can note properly. So, which is implicitly available, made available by the compiler to point towards the object under use inside a non-static member function। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा। इसमें जो चीजें मैं आई हैव पुट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, हर चीज को समझना बहुत जरूरी है कि ये कांस्टेंट पॉइंटर किस पर्पस के लिए है, ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए, सबसे पहली बात ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए रहता है। और कौन से ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन। नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन के अंदर ये पॉइंट करता है ऑब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, तो देयर आर टू कैटेगरी ऑफ मेंबर फंक्शंस वी कैन क्रिएट इनसाइड द क्लास। वन इज अ स्टैटिक मेंबर फंक्शन एंड देयर इज अ नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन। जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं होता, वो डायरेक्टली क्लास नेम के थ्रू एक्सेस होता है। Static member functions can only be accessed using class name, not using object name। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है स्टैटिक और नॉन स्टैटिक के बीच। तो स्टैटिक मेंबर फंक्शंस आर दोज मेंबर फंक्शंस which can only be accessed using class name, they cannot be accessed using object name, because the very important reason is that static members are out of the scope of objects। ऑब्जेक्ट्स के स्कोप से बाहर होता है स्टैटिक मेंबर। तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो होता है वो ऑब्जेक्ट के बाहर बनता है, ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं बनता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसको ये इंटरव्यूज में भी पूछते हैं, ये आपको इंटरव्यूज में राउंड्स जो होते हैं रिटन राउंड्स उसमें भी पूछा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहा हूँ मैं स्टैटिक के बारे में, कि दैट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी रिमेंबर्ड इज दैट स्टैटिक मेंबर फंक्शंस आर नॉट क्रिएटेड इनसाइड ऑब्जेक्ट्स, दे आर क्रिएटेड आउटसाइड ऑब्जेक्ट्स। तो स्टैटिक मेंबर फंक्शंस का जो स्कोप होता है वो क्लास का स्कोप होता है। इट इज क्लास, इट हैज ए क्लास स्कोप, नॉट ऑब्जेक्ट स्कोप। ऑब्जेक्ट स्कोप का मतलब क्या है, जो ऑब्जेक्ट के अंदर बनता है। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या बनता है, नॉन स्टैटिक मेंबर्स जो है वो ऑब्जेक्ट के अंदर बनते हैं, याद रखिएगा। नॉन स्टैटिक हम डेटा मेंबर्स भी बना सकते हैं, नॉन स्टैटिक हम मेंबर फंक्शंस भी बना सकते हैं। सो कोई भी चीज अगर नॉन स्टैटिक है तो वो ऑब्जेक्ट के अंदर बनेगा। जो भी चीज स्टैटिक है, चाहे वो डेटा मेंबर हो या मेंबर फंक्शन हो, वो ऑब्जेक्ट के बाहर बनता है, ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं बनता। बट इट हैज सम एक्सेसिबिलिटी राइट्स। तो ऑब्जेक्ट्स हैव एक्सेसिबिलिटी राइट्स ऑन स्टैटिक मेंबर्स। ऑब्जेक्ट्स के पास स्टैटिक मेंबर्स को यूज करने का एक्सेसिबिलिटी राइट होता है, कंपाइलर उनको राइट देता है। ठीक, सो इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, क्या चीज याद रखना है कि जो स्टैटिक मेंबर्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट के बाहर बनते हैं, ऑब्जेक्ट के बाउंड्री के बाहर बनते हैं। कायदे से उनको एक्सेसिबिलिटी मिलना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि ये क्लास के अंदर बने हुए हैं इसीलिए उसी क्लास के ऑब्जेक्ट्स को एक्सेसिबिलिटी राइट्स दी जाती है टू एक्सेस द स्टैटिक मेंबर्स। जो नॉन स्टैटिक मेंबर्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट के अंदर बनते हैं। हर ऑब्जेक्ट के अंदर, एक ऑब्जेक्ट के अंदर में उनका खुद का इंडिविजुअल कॉपी रहता है नॉन स्टैटिक मेंबर्स का। तो आपने अगर एक डेटा मेंबर बनाया है जो नॉन स्टैटिक है, आपने अगर 10 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, 10 ऑब्जेक्ट्स के अंदर वे वो नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर अलग अलग बनेगा। ठीक, सो आई विल जस्ट गिव ए वेरी सिंपल एग्जांपल। अभी मैं जो है विल शिफ्ट इन टू द
कोडिंग विंडो। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस बता रहा हूं मैं। अब इस कोडिंग विंडो पे आ रहे हैं हम लोग। I will create a class. Say class A I have created. So everybody is able to see the coding window. So all of you are able to see the coding window. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. So क्लास ए के अंदर मैंने एक डेटा मेंबर बनाया, से D1। दिस इज अ डेटा मेंबर D1। ठीक है। सो यहाँ पे मैंने स्टैटिक लिखा नहीं है। I have not used the static keyword. So D1 becomes a non-static data member. ठीक है। अब मैंने एक स्टैटिक करके एक डेटा मेंबर बनाया D2। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना है कि मैंने एक स्टैटिक डेटा मेंबर बनाया और एक नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर बनाया। स्टैटिक डेटा मेंबर कौन सा है? D1। ये स्टैटिक डेटा मेंबर है, सॉरी D2 इज ए स्टैटिक डेटा मेंबर, D1 इज ए नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर। ठीक है। इसको नॉन स्टैटिक भी बोलते हैं और इंस्टेंस डेटा मेंबर भी बोलते हैं। इंस्टेंस डेटा मेंबर। ठीक है। जो नॉन स्टैटिक मेंबर्स होते हैं, चाहे वो डेटा मेंबर हो या मेंबर फंक्शन हो, अगर स्टैटिक कीवर्ड यूज नहीं हुआ है तो दैट मीन्स इट इज ए नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर। अगर नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर है तो उसका उसको हम लोग इंस्टेंस डेटा मेंबर भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज इंस्टेंस डेटा मेंबर्स। क्यों बोलते हैं इंस्टेंस डेटा मेंबर्स? बिकॉज वो हर एक इंस्टेंस के लिए अलग अलग बनते हैं, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग बनते हैं। ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस का मतलब सेम है। सो D1 is an instance data member. That means if I create 100 objects, 100 objects के अंदर में D1 अलग अलग बनेगा, उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर बनेगा। D2 जो है वो स्टैटिक डेटा मेंबर है। स्टैटिक डेटा मेंबर को क्लास डेटा मेंबर बोलेंगे। इट इज नॉट एन इंस्टेंस डेटा मेंबर, इट इज ए क्लास डेटा मेंबर। सिमिलरली अगर हम स्टैटिक फंक्शन बनाते तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन बनता, दैट मीन्स क्लास मेंबर फंक्शन बनता। सो D2 जो है इट विल नॉट बी क्रिएटेड इनसाइड ऑब्जेक्ट्स। ओनली वन कॉपी ऑफ D2 विल बी क्रिएटेड that can be shared by all the objects of the class। ठीक है। सो क्लास डेटा मेंबर अगर है, दैट मीन्स वन कॉपी क्रिएटेड, ओनली वन कॉपी क्रिएटेड। ठीक है। ओनली वन कॉपी क्रिएटेड, shared by all objects of that class। okay, मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। okay, only one copy created and shared by all the objects of the class। मतलब एक ही कॉपी रहेगा जो सब लोग शेयर कर सकते हैं इसी क्लास के। ठीक है। हाँ, पूछिए। सर D1 D2 के बीच में डिफरेंस एक और बार बता दीजिए। हाँ, फिर से बता रहा हूँ। D1 इज ए नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर। क्यों? बिकॉज इसमें स्टैटिक कीवर्ड यूज नहीं हुआ है। डिक्लेरेशन के वक्त अगर स्टैटिक कीवर्ड यूज नहीं कर रहे हैं तो दैट मीन्स इट इज ए नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर या नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन, या फंक्शन बना रहे तो नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन हो जाएगा। सो नॉन स्टैटिक का क्या मतलब होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज इंस्टेंस डेटा मेंबर। जैसे D1 इज ए नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर, इट इज ऑल्सो नोन एज इंस्टेंस डेटा मेंबर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? मीनिंग का मतलब क्या होगा? D1 will be created individually inside every object of the class। ठीक है। इस क्लास का, क्लास ए का अगर आपने 1000 ऑब्जेक्ट बनाए हैं तो D1 1000 बार बनेगा हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर में। तो D1 will be created individually inside every object of the class because D1 is a instance data member या non static data member।
whereas D2 is a static data member, which means it is a class data member, and only one copy of D2 will be created, which will be shared by all the objects of the class. Only one copy of D2 will be created, which will be shared by all the objects of the class. इसका एक और मतलब निकलता है कि D2 जो है वो ऑब्जेक्ट्स के अंदर नहीं बनेगा, वो ऑब्जेक्ट्स के बाहर बनता है, एक ही कॉपी बनता है। D1 क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स के अंदर बनता है, तो उसकी बहुत सारी कॉपीज बनती हैं, जितने सारे ऑब्जेक्ट्स उतने सारी कॉपीज D1 की। लेकिन D2 का एक ही कॉपी बनेगा, एक ही मतलब इंस्टेंस बनेगा, जो सभी ऑब्जेक्ट्स शेयर करेंगे, क्योंकि D2 जो है सभी ऑब्जेक्ट्स के बाहर बनने वाला है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं बनेगा वो। ये बहुत मेजर डिफरेंस है स्टैटिक और नॉन स्टैटिक के बीच में। सो होपफुली ये आइडिया आपको समझ में आ रहा है कि D1 नॉन स्टैटिक है, उसको इंस्टेंस डेटा मेंबर बोलते हैं। D2 जो है वो स्टैटिक है, उसको क्लास डेटा मेंबर बोलते हैं। ठीक, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या D1 और D2 में, स्टैटिक नॉन स्टैटिक में? एनी डाउट्स प्लीज आस्क मी। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने यहाँ पे सोच लीजिए, अभी आप लोग मुझे बताइएगा, अभी जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक, ये फंक्शन आई हैव क्रिएटेड अ फंक्शन, यहाँ पे जैसे करली ब्रैकेट में इसे मैंने लिखा सी आउट बैकस्लैश D1 इक्वल टू D1 से D1 का वैल्यू प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो कैन एनीबडी टेल मी F1 फंक्शन स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक? F1 फंक्शन इज इट स्टैटिक और नॉन स्टैटिक? नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक। इसका मतलब क्या हुआ, F1 फंक्शन इज एन इंस्टेंस डेटा मेंबर और एक क्लास डेटा मेंबर फंक्शन, मेंबर फंक्शन, data member. मेंबर फंक्शन, इंस्टेंस मेंबर फंक्शन। ये इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है। इंस्टेंस मेंबर फंक्शन का क्या मतलब होगा, ये हर एक इंस्टेंस के लिए अलग अलग एक्टिवेट होगा। ठीक है, ये हर इंस्टेंस के लिए अलग अलग एक्टिवेट होगा। ठीक है, अगर मैंने 10 इंस्टेंसेस बनाए हैं, मतलब एक एक मैंने 10 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, तो उन 10 ऑब्जेक्ट्स के लिए F1 अलग अलग रन होगा, जब भी रन होगा। और उनके अंदर में देखिए जो D1 लिखा है ना, उसके अंदर में जो D1 है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का D1 को एक्सेस करेगा। ठीक, अभी जैसे मैं एक फंक्शन बना दिया फिल करके, इसमें मैं विल पुट द वैल्यू ऑफ D1 हियर, इसको शो फंक्शन बना देते हैं, कोडिंग थोड़ा कम हो जाएगा। शो फंक्शन बनाएंगे, वाइट फिल कर देता हूँ, एक फिल फंक्शन बना रहे हैं। सीन करा लेते हैं, क्या एक काम करते हैं, मैं इसी में डेटा डाल देता हूँ, तो सिंप्लीफाई कर सकते थोड़ा सा, क्या आई करके डेटा डाल देते हैं इसमें, और ये आई जो है वो D1 में स्टोर कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, D1 का वैल्यू चेंज हो रहा है, और यहाँ पे D1 का वैल्यू हम व्यू कर रहे हैं। ठीक, so fill function is filling up the data D1 and show function is showing the data D1। ठीक, अब यहाँ पे वो जो दिस पॉइंटर का जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं बताना चाहता हूँ। अब नाउ आई विल डू सम चेंजेस इन द कोडिंग, यू जस्ट ऑब्जर्व द कोडिंग दैट आई एम चेंजिंग हियर। यहाँ पे आई विल क्रिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास ए, OB1, OB2, OB3। ठीक है, आई हैव क्रिएटेड 3 ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास ए, 3 ऑब्जेक्ट्स बना दिया क्लास ए का।
3 ऑब्जेक्ट्स बनाने के बाद ob1.fill मैंने कॉल किया, इसमें मैंने डाला 100। तो कैन एनीबॉडी टेल मी ob1.fill होने से क्या होगा? बाय ऑब्जर्विंग द कोड प्लीज टेल मी। D1 की वैल्यू 100 हो जाएगी। हाँ, D1 की वैल्यू 100 होगी, OB1 के अंदर में जो D1 है उसकी वैल्यू 100 होगी। देखिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना। ठीक है, D1 inside OB1 will become 100। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में लिख रहा हूं OB2.fill 200। अब क्या होगा? इजी गेस, बहुत आसान है, बता दीजिए। OV2 के अंदर जो D1 है एग्जैक्टली, उसकी तो वैल्यू। D1 inside OB2, ठीक है, inside OB2 will become 200। ठीक, सिमिलरली OB3.fill 300 दिया मैंने यहाँ पे, व्हाट विल हैपन? D1 inside OB3 will become 300। देखिए, D1 OB1 में अलग है, D1 OB2 में एक अलग है, OB3 वाला D1 अलग है। Because the very simple reason is that it is non-static, because D1 is non-static, या इसको हम बोलते हैं इंस्टेंस डेटा मेंबर है। D1 इज एन इंस्टेंस डेटा मेंबर जो हर एक इंस्टेंस में अलग अलग बनता है। इसको प्रूव करके देख सकते हैं। OB1 डॉट शो करेंगे तो 100 मिलेगा, OB2 डॉट शो करेंगे तो 200 मिलेगा, OB3 डॉट शो करेंगे तो 300 मिलेगा। सो यहाँ पे मैं इसको रन कर रहा हूँ। ठीक, D1 जो है 100 मिला, D1 200 मिला, D1 300 मिला। D1 जो है OB1 के अंदर में 100 है, D1 जो है OB2 के अंदर में 200 है, D1 जो है OB3 के अंदर में 300 है। ठीक है, सो दिस प्रूव्स अवर idea that D1 is a non-static member which is an instance data member, that is why it is being created individually in every object। इसलिए उसका एग्जिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट के अंदर में है, अलग अलग है। ठीक है, अब यहां पे दिस पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आता है। एक टाइम इज रनिंग आउट, आई विल एक्सप्लेन इट इन एज क्विकली एज पॉसिबल, लेकिन हम नेक्स्ट क्लास में उसको फिर से और डिस्कस करेंगे। ठीक, अभी मैं फिर से अभी दिस के बारे में बता देता हूँ। अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में दिस पॉइंटर कहाँ पे है? दिस पॉइंटर जो होता है वो याद रखिएगा कि जो नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शंस होते हैं, स्टैटिक मेंबर फंक्शंस कौन से हैं? फिल एंड शो। दीज टू आर नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शंस या इंस्टेंस मेंबर फंक्शंस। इनके अंदर में दिस पॉइंटर कहां पे रहता है? यहां पे रहता है। देखिए, ए कॉन्स्ट, ठीक है, ए स्टार कॉन्स्ट दिस, इसमें रहेगा ए स्टार कॉन्स्ट दिस। अभी जो मैंने आपको स्लाइड बताया था उसमें मैंने क्या बताया था? दैट द कंपाइलर इंट्रोड्यूसेस दिस पॉइंटर implicitly in non-static member functions। non-static member functions में वो एग्जिस्ट करने लगता है, ये कंपाइलर उसको बनाता है। तो ये जो अभी मैंने लिखा है, ये जो नॉन-स्टैटिक मेंबर फंक्शंस हैं फिल और शो, इसके अंदर में ये जो स्टेटमेंट है ये हिडन है, ये हमको नहीं दिखता है, ये कंपाइलर इंसर्ट करता है इसके अंदर में। कैसे प्रूव होता है कि दिस पॉइंटर इसके अंदर रहता है? द सिंपल रीजन इज दैट वी कैन यूज द दिस पॉइंटर, ठीक है, विदाउट क्रिएटिंग इट। हमने तो क्रिएट नहीं किया दिस पॉइंटर, लेकिन दिस पॉइंटर तो यूज होगा। उसका फंडामेंटल मैं बता रहा हूं कि वो कहां पे क्रिएट होता है। वो कहां पे क्रिएट होता है? नॉन स्टैटिक या इंस्टेंस मेंबर फंक्शंस के इनपुट आर्गुमेंट में वो एग्जिस्ट करता है, एंड दैट इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इम्प्लिसिटली बाय द कंपाइलर। वी डोंट डू इट, इट इज डन बाय द कंपाइलर। ठीक है, सो ये जो अभी स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, दिस इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंपाइलर। ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, दिस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंपाइलर। वी हैव नॉट क्रिएटेड इट, बट दिस विल बी इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंपाइलर। और इसके इफेक्ट देखिएगा, अभी मैं इसके इफेक्ट बता रहा हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ जस्ट फॉर योर नॉलेज से। मैंने इसको बताया कि ये कैसे दिखेगा। ठीक है, कांस्टेंट पॉइंटर है दिस, ठीक है, कैसे दिखता है ये मैंने बताया।
अब देखिए इसको यूज करके दिखा रहा हूँ। D1 को एरो मार्क लगा के दिस एरो मार्क D1 करके भी लिख सकते हैं। अगर दिस बना नहीं है तो दिस एरो मार्क करने से तो कंपाइलेशन एरर आना चाहिए, लेकिन हम अगर कंपाइल करेंगे तो कोई एरर नहीं आता। इट सेज नो प्रॉब्लम, नो एरर। ठीक है, सो दिस एरो मार्क D1 मतलब क्या हुआ, दिस डीरेफरेंस करो। एरो मार्क ऑपरेटर इज ए मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, तो दिस को डीरेफरेंस करके D1 को यूज कर रहे हैं हम लोग। दिस को डीरेफरेंस करके D1 को एक्सेस कर रहे हैं। तो D1 कौन सा D1 है, जो मेंबर डेटा मेंबर है D1। अब दिस के पास किसका एड्रेस आएगा, क्योंकि देखिए ये एरो मार्क ऑपरेटर हम कब यूज करते हैं, पॉइंटर्स के लिए, पॉइंटर ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करते हैं। ये मैंने लास्ट कुछ क्लासेस में डिस्कस किया था कि मेंबर एक्सेस ऑपरेटर में एक डॉट ऑपरेटर होता है और एक एरो मार्क ऑपरेटर होता है। एरो मार्क ऑपरेटर जो है इट इज यूज्ड फॉर डीरेफरेंसिंग पॉइंटर ऑब्जेक्ट्स। So pointer object है, this is a pointer, that means this is a pointer and which can be used to dereference and access the members। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, this dereference कर रहा है एरो मार्क ऑपरेटर के कारण और उसके अंदर में D1 को एक्सेस कर रहा है। इससे मतलब दिस के पास किसी का तो एड्रेस होना चाहिए। अब ये दिस के पास किसका एड्रेस होगा, देखिए यहाँ पे कंपाइलर क्या करता है, अभी जैसे मैंने बताया पॉइंटर बनाता है, कांस्टेंट पॉइंटर है ना, कॉन्स्ट दिस ऐसे बनाएगा। और यहाँ पे जैसे आप फिल फंक्शन में, जैसे मैं अभी जो है आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, तो फिल फंक्शन आपका एक्चुअल में क्या दिखेगा, कंपाइलर इसको चेंज कर देता है। कैसे दिखाएगा, एड्रेस OB1, ठीक, इसमें क्या लिख देगा, इंट्रोड्यूस कर देगा एड्रेस ऑफ OB2, इसमें इंट्रोड्यूस कर देगा एड्रेस ऑफ OB3। So what it is doing, the compiler itself is doing this, it is passing the address of the calling object। देखिए OB1 is the calling object, उसी calling object का ही एड्रेस पास कर रहा है। OB2 is the calling object, तो OB2 का एड्रेस पास कर रहा है। OB3 is the calling object, तो OB3 का एड्रेस पास कर रहा है। तो दिस इज डन इम्प्लिसिटली, हमारे जानकारी के बिना करता है वो, और इम्प्लिसिटली करता है, हमको नहीं दिखेगा लेकिन करता है। इट इज ओनली डन फॉर मेंबर फंक्शंस विच आर इंस्टेंस मेंबर फंक्शन। ठीक, तो फिल इज एन इंस्टेंस मेंबर फंक्शन, इसीलिए इसमें दिस पॉइंटर का एग्जिस्टेंस आ जाएगा और दिस पॉइंटर आपको ऐसे दिखने लगेगा, मतलब ये इम्प्लिसिटली बनाता है कंपाइलर, हमको दिखेगा नहीं, उसको आप यूज कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन यूज इट। ठीक है, और दिस पॉइंटर पे कौन सा एड्रेस जाएगा, OB1 का फिल कॉल होगा तो इस दिस पॉइंटर के पास OB1 का एड्रेस रहेगा। जब OB2 का फिल कॉल करेंगे तो इस दिस पॉइंटर के पास OB2 का एड्रेस चला जाएगा। जब OB3 को कॉल करेंगे तो ये दिस पॉइंटर के पास OB3 का एड्रेस चला जाएगा। सो आर यू क्लियर विद दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पॉइंटर, अभी जो मैंने डिस्कस किया, इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके फाइन। तो रिमेंबर द पॉइंट्स, अभी जो मैंने डिस्कस किया है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं आपको, कि ये इम्प्लिसिटली होता है, ये जो आप देख रहे हैं दिस पॉइंटर इज क्रिएटेड इम्प्लिसिटली, और ये जो इनपुट आर्गुमेंट में जा रहा है एड्रेस, वो भी इम्प्लिसिटली जाता है। कॉलिंग ऑब्जेक्ट का एड्रेस और इम्प्लिसिटली इनपुट आर्गुमेंट में चला जाता है, विच इज गेटिंग स्टोर्ड इनसाइड द दिस पॉइंटर। ठीक, सो दिस पॉइंटर कैन बी यूज टू एक्सेस द मेंबर्स। तो यहाँ पे इसको मैं हटा रहा हूँ। सेम कोड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे अभी मैंने इसको फिल फंक्शन को लिखा, शो फंक्शन में भी सेम चीज आप कर सकते हैं, दिस एरो मार्क D1। ठीक, और इसको मैं हटा देता हूँ। कंपाइलेशन करेंगे तो कोई एरर नहीं मिलेगा। ठीक, अभी कंपाइल कर रहे हैं हम, there is no error in the compilation। Okay, that means the compiler had accepted the code that we have written, it is completely correct। ठीक, so this pointer का existence कैसे आया आपको समझ में आना चाहिए कि this pointer implicitly बनता है, it is created by the compiler implicitly, which is used to access the members of the object। ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट को आपने अभी कॉल किया है, जिसको यूज करके आप मेंबर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, उसका एड्रेस दिस पॉइंटर के पास कंपाइलर भेज देता है। तो यहाँ पे जब D1
फिल फंक्शन को कॉल करेगा तो दिस पॉइंटर के पास D1 का एड्रेस, OB1 का एड्रेस रहेगा। जब OB2 फिल कॉल करेगा फिल फंक्शन को तो दिस पॉइंटर के पास OB2 का एड्रेस चला जाएगा। जब OB3 फिल फंक्शन को कॉल करेगा तो दिस पॉइंटर के पास OB3 का एड्रेस चला जाएगा। ठीक है, सेम सिमिलरली फॉर शो फंक्शन। ठीक, इसको आप रन करके भी देख सकते हैं, आपको आउटपुट इसमें जो है वैलिड आउटपुट मिलेगा जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। D1 D2 D3 का वैल्यूज दिख रहा है 100 200 300। ठीक है, so this is the very fundamental concept behind this pointer। ठीक, तो होपफुली आइडिया समझ में आया होगा।